हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम ऑड वन आउट के 5 कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑड वन आउट में हमें करना क्या होता है, हमें 5 सेंटेंसेस गिवन होते हैं और हमें इम्पोस्टर ढूंढना होता है। तो चलो ढूंढते हैं। ये कैट 2017 का क्वेश्चन है। न्यूरो साइंटिस्ट हैव जस्ट बिगन स्टडिंग एक्सरसाइज इम्पैक्ट विद इन ब्रेन सेल्स ऑन द जीन्स देमसेल्व्स। मतलब अभी तक हमें ये समझ आया, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट एक्सरसाइज का इम्पैक्ट देख रहे हैं ब्रेन सेल्स पे। Even there, in the roots of our biology, they have found signs of the body's influence on the mind. Even there, हमें नहीं पता कहाँ, roots of our biology, they have found signs of the body's influence on mind. थोड़ा थोड़ा रिलेटेड लग रहा है, एक्सरसाइज बॉडी से रिलेटेड हो सकता है ना, और उसका इन्फ्लुएंस माइंड पे, तो ये शायद रिलेटेड हो, हमें पता नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। It turns out that moving our muscles produces proteins that travel through the bloodstream and into the brain, where they play pivotal roles in the mechanisms of our highest thought processes. तो यहाँ पे भी देखो रिलेटेड बातें लिखी है। मूविंग आर मसल्स कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रही है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके हमारे ब्रेन को हेल्प करती है ना। तो ये तो रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। In today's technology-driven plasma-screened in world, it's easy to forget that we are born movers, animals in fact, because we have engineered movement right out of our lives. अब ये ना थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सा नहीं लग रहा? टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, प्लाज्मा स्क्रीन वर्ल्ड, हम बॉर्न मूवर्स हैं लेकिन आजकल हमने इंजीनियर्ड मूवमेंट राइट आउट ऑफ आवर लाइफ। पर बात क्या हो रही थी कि न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन सेल्स पे, कैसे मसल्स हमारी बॉडी को हेल्प करती है, हमारे ब्रेन को हेल्प करती है। ये तो अलग ही बात कर दी इन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। It's only in the past few years that neuroscientists have begun to describe these factors and how they work, and each new discovery adds awe-inspiring depth to the picture. अब यहाँ पे क्या गिवन है? It's only in the past few years, neuroscientists की बात हो रही है, have begun to describe these factors. These factors exercise के impacts हो सकते हैं, how they work, and each new discovery adds awe-inspiring depth to the picture. तो फिफ्थ भी हमें रिलेटेड लग रहा है, न्यूरो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज की बात हो रही है। और अभी हमने वही बात करी थी कि न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्टडी की वजह से उन्होंने कुछ डिस्कवरीज करी होंगी। तो हमारा इम्पोस्टर कौन है? फोर्थ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस है, फॉर फेमिनिस्ट द क्वेश्चन ऑफ हाउ वी रीड इज इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी रीड। इनएक्स्ट्रिकेबली का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, है ना। तो फेमिनिस्ट के लिए हाउ वी रीड इज डेफिनेटली लिंक्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी रीड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एलेन शोअल्टर्स क्रिटिक ऑफ द लिटरेरी करिकुलम इज एग्जाम्पलरी ऑफ दिस वर्क। लिटरेरी करिकुलम कुछ रीडिंग से रिलेटेड लग रहा है हमें, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर बात करी, तो इसको अभी रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? Androcentric literature structures the reading experience differently depending on the gender of the reader. अभी तक हम फेमिनिस्ट की और हमारा कैसे हाउ वी रीड एंड व्हाट वी रीड लिंक्ड है, लिटरेरी करिकुलम की बात कर रहे हैं, क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये जेंडर ऑफ द रीडर कहाँ से आ गया? और ऊपर से एंड्रोसेंट्रिक लिटरेचर कहाँ से आ गया? फेमिनिस्ट की बात हो रही थी ना। तो ये पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट क्या है? The documentation of this realization was one of the earliest tasks undertaken by feminist critics. This realization ऊपर वाली बात को लिंक कर रही है, और feminist critic अभी हमने critique की बात करी थी, तो ये तो लिंक हो ही रहा है 1 to 4, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। More specifically, the feminist inquiry into the activity of reading begins with the realization that the literary canon is androcentric and that this has a profoundly damaging effect on women readers. अब आप कहोगे यहाँ भी तो एंड्रोसेंट्रिक आ रहा है, पर पूरा सेंटेंस तो पढ़ के देखो। फेमिनिस्ट इंक्वायरी इनटू द एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, ये तो डायरेक्ट लिंक हो रहा है ना, इसीलिए 1, 2, 4, 5 लिंक्ड है एंड 3 हमारा इम्पोस्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, there is a dark side to academic research,
especially in India, and at its center is the phenomenon of predatory journals. ठीक है, तो कुछ कुछ डार्क साइड टू एकेडमिक रिसर्च की बात हुई इंडिया के अंदर, और उसके सेंटर में फिनोमिनन ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स है. नेक्स्ट सेंटेंस, बट इन ट्रूथ एज लॉन्ग एज यू पे यू कैन गेट एनीथिंग पब्लिश्ड. अब ये फिनोमिनन ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स और डार्क साइड से थोड़ा सा रिलेटेड ही लग रहा है कि आप पैसे दे के कुछ भी पब्लिश करा सकते हो. आगे पढ़ते हैं. इन लुक एंड फील दस दे आर एग्जैक्टली लाइक एनी रिप्यूटेड जर्नल. अब मुझे नहीं पता ये लिंक है कि नहीं, तो इसको भी रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं. तो फोर्थ सेंटेंस क्या है? दे क्लेम टू बी इंडेक्स्ड इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डाटाबेसेस, say they possess editorial boards that comprise top scientists and researchers and claim to have a rigorous peer review structure. अब देखो ये लाइन पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिप्यूटेड जर्नल की बात हो रही है कोई, है ना. दे पोजेस एडिटोरियल बोर्ड्स दैट कॉम्प्राइज टॉप साइंटिस्ट रिसर्चर, ये तो कोई रेप्यूटेड जर्नल की बात लग रही है मुझे, है ना. तो इसलिए ये लिंक लग रहा है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. Put a large section of researchers and scientists across the world are at the receiving end of nothing short of an academic publishing scam. क्या हम अभी तक academic publishing scam की बात कर रहे थे? नहीं, हम बात कर रहे थे डार्क साइड टू द academic research, जिसके अंदर एक फिनोमिना है जहाँ पे हम पे करके कुछ भी पब्लिश करा लेते हैं. हाँ, पर कुछ जर्नल्स रेप्यूटेड भी होते हैं, है ना. तो ये तो आउटलायर लग रहा है ना, इम्पोस्टर, इसलिए फिफ्थ हमारा आंसर हो जाएगा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस, नो नोन रियल रिसर्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वुड से दैट जेंडर इज ऑल नेचर और ऑल नर्चर. ठीक है, कोई भी रियल रिसर्चर जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है वो ये कहेगा ही नहीं कि जेंडर या तो ऑल नेचर है या ऑल नर्चर है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, the evidence for a biological basis for gender certainly doesn't mean we should be complacent in the face of sexism. तो यहाँ क्या गिवन है? evidence for a biological basis, मतलब evidence of a biological basis for gender certainly doesn't mean we should be complacent in the face of sexism. मतलब जो हमारे पे biological basis है for gender, उसके चलते हम ऐसा नहीं है कि हम complacent मतलब सेटिस्फाई होकर बैठ जाए इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म. ठीक है, मुझे नहीं पता, शायद ये लिंक हो सकता है. तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैनी पीपल आर अनकम्फर्टेबल विद द आइडिया दैट जेंडर इज नॉट प्योरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट. तो यहाँ भी वैसे बात तो यही हो रही है कि पीपल अनकम्फर्टेबल है विद द आइडिया दैट जेंडर इज नॉट प्योरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब शायद पूरा ऑल नर्चर है नहीं, है ना. नेक्स्ट क्या है? Despite this empirical truth, researchers who study the biological basis of gender often face political pushback. Empirical truth मतलब क्या हुआ? मतलब empirical मतलब with evidence. Despite this empirical truth, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कोई ट्रूथ है ही नहीं, है ना. तो ये इम्पोस्टर सा नहीं लग रहा थोड़ा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. There is a political preference for gender to be only a reflection of social factors and so entirely malleable. यहाँ पे भी political preference for gender to be only a reflection of social factors. ट्रुथ की बात नहीं हुई है, स्पेक्यूलेशन है कि शायद वो सोशल फैक्टर्स की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और इसलिए इंटायरली मैलिएबल है. अब इन पांचों सेंटेंस में फोर्थ के अलावा कहीं भी नहीं गिवन कि हमें कोई एविडेंस है जेंडर के ऊपर कि जेंडर डिसाइड कैसे होता है. सब में यही लिखा है कि जेंडर हमें पता नहीं है, या तो ऑल नेचर है या ऑल नर्चर है. हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए अगर हमें कोई बायोलॉजिकल बेसिस का एविडेंस है भी तो, है ना. तो सब कुछ में लिखा क्या है कि इन 4 सेंटेंस में लिखा है कि जेंडर सब्जेक्टिव है ना. और फोर्थ में ये कैसे दे दिया कि एम्पेरिकल ट्रुथ, ये वर्ड ही गलत है यहाँ पे, तो इसलिए फोर्थ हमारा इम्पोस्टर है. बाय द वे ये क्वेश्चन 2024 स्लॉट 2 का था. तो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द बैनिंग ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स कुड बी कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर टू सेंसरिंग बुक्स फॉर मॉरल, वर्ल्ड व्यू और रिलीजियस रीजंस. अब यहाँ पे कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर मतलब उस सेंसरिंग बुक्स से पहले की बात, है ना.
बुक फॉर मॉरल, वर्ल्ड व्यू और रिलीजियस रीजंस। यहाँ पे सेंसरिंग बुक्स की बात हो रही है और बैनिंग ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स लिखा है। मतलब नॉर्दर्न लाइट्स एक बुक हुईगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Attempts to ban books are attempts to silence authors who have summoned immense courage in telling their stories. अब यहाँ पे बात तो बुक्स बैन करने की ही हो रही है, पर वो थोड़ा सा डाइग्रेस होके ये बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट्स टू साइलेंस ऑथर्स है वो बात, तो इसको हम साइड पे रखते हैं अभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ द बैनिंग एंड चैलेंजिंग ऑफ बुक्स इन द यूएस हैज़ एस्केलेटेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। यहाँ पे बैनिंग और चैलेंजिंग ऑफ बुक्स की बात हो रही है, तो ये लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वाइडली acclaimed fantasy novel Northern Lights was banned in some parts of the US and was the second most challenged book in the US. तो ये Northern Lights का कॉन्टेक्स्ट दे रही है हमें ये लाइन, तो ये डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही वन से, है ना, इसीलिए ये इम्पोस्टर तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The American Library Association documented an unparalleled number of reported book challenges in 2022, about 2500 unique titles. यहाँ पे भी challenged books की बात हो रही है ना, तो इसीलिए ये linked है। तो 1, 3, 4 और 5 ये सारे linked sentences हैं। सिर्फ 2 था जो बात को डाइग्रेस करके ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे ले गया। हर जगह क्या बात हो रही है, बुक बैन करने की, बुक चैलेंज करने की, है ना, इसीलिए हमारा आंसर सेकंड होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस करके मज़ा आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम आंसर ढूंढ सकते हैं बिना सीक्वेंस बनाए, बस इम्पोस्टर ढूंढ के। थैंक यू।